नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। खंड शिक्षा अधिकारी, जिसे पहले डिप्टी साहब के नाम से जाना जाता था, बाद में ये पद एबीएससी के नाम से जाना गया और वर्तमान समय में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या खंड शिक्षा अधिकारी के नाम से इनको जाना जाता है। लास्ट वैकेंसी 2019 में आई थी और इस वैकेंसी में 309 पद थे, उसमें चुनाव हुआ और फिर इसकी वैकेंसी आनी है। अभी हाल में पेपर में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि कितनी वैकेंसीज खाली हैं। 250 के करीब वैकेंसीज खाली हैं, यानी कि 250 खंड शिक्षा अधिकारी चाहिए। लेकिन वैकेंसी जब आती है तो बहुत सारे पोस्ट ऐसे उसके अंतर्गत छोड़ दिए जाते हैं जिनको कभी किन्हीं दूसरे समकक्ष व्यक्तियों से भरा जाना होता है, या बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जिनको तुरंत शामिल नहीं किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो लगभग 150 से 200 के बीच में ये वैकेंसी अभी है जो शासन के द्वारा आयोग को भेजी गई है, जो आनी है। वैकेंसी कब आएगी? जब आना होगा आ जाएगी, लेकिन जिन लोगों को इसकी तैयारी करनी है उन लोगों को अपनी कमर कस लेनी चाहिए और उनको तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब वैकेंसी आ जाती है तब जो तैयारी करते हैं तो उनके सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फॉर्म को कौन भर सकता है, फिर इसमें हम बात करेंगे इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है, और फिर हम बुक लिस्ट की भी बात करेंगे कि कैसे कैसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन सी किताबों को पढ़ सकते हैं, कैसा क्रम आपका होना चाहिए तैयारी करने का। ये सारी चर्चाएं इसमें हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ये फॉर्म किसके लिए है। तो जितने लोग बीएड किए हुए हैं, जिनके पास बीएड की डिग्री है या इसके समकक्ष, अभी समकक्षता का कुछ विवाद चल रहा है कि किसको माना जाएगा। कई बार इस समकक्षता में मान लिया जाता है बीएलएड को, कई बार इस समकक्षता में इसके जैसे 4 साल का पहले कोर्स हुआ करता था बीएड का, तो डिग्री कोर्स कोई भी होगा जो माना जाएगा। तो अगर आप बीएड हैं तब तो इसमें कुछ सोचना नहीं है। बाकी समकक्षता में क्या शामिल किया जाएगा ये नोटिफिकेशन आने के समय पता चलेगा। तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन साथ में स्नातक परीक्षा पास होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर ग्रेजुएट नहीं है आप तो ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और जिसने बीएड किया है जाहिर सी बात है कि उसने ग्रेजुएशन किया ही होगा। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से आप कर सकते हैं। आप बीए हैं, आप बीएससी हैं, आपने बीकॉम कर रखा है, आपने बीटेक कर रखा है, बीटेक के बाद अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप भर सकते हैं इसको, बीबीए कर रखा है, कुछ भी कोई डिग्री है जो कि स्नातक है तो आप इस फॉर्म को भरिए। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारा इग्नू से है, कोई कहता है कि हमारा राजेश टंडन से है, तो क्या हम भर सकते हैं? डिग्री मांगी जा रही है जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, विधि द्वारा स्थापित है, तो आप भर सकते हैं फॉर्म। अब दूसरी बात आती है कि इसमें योग्यता के क्रम में दूसरी बात एज की देखी जाती है कि किस एज ग्रुप के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो 21 से 40 साल ये सामान्य एज ग्रुप होता है जो जनरल कैटेगरी के लोगों को सामान्य तौर पर मिलता है। बाकी जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी की जो छूट है वो इस पे भी अप्लाई होगी और वो छूट आपको मिलेगी। साथ ही जो लोग सर्विस में हैं, सर्विस में होने के कारण जो उनको छूट मिलती है 5 साल की, या जिन सर्विसेज में जितनी भी छूट हो वो भी निश्चित तौर पर उनको दी जाएगी। तो नॉर्मल जो 21 से 40 का ये एज का ड्यूरेशन रखा गया है, इसके साथ जो भी छूट है वो इसमें लागू होंगी, कोई इसमें समस्या नहीं होती है। अब बात आती है कि इसके तैयारी के क्रम में सबसे पहला काम हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम करना चाहिए कि हमको इसका सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस देखने से पहले एक काम और है जिसको करना चाहिए, वो काम है कि ये परीक्षा कितने स्तर की होती है। स्तर इसके 2 हैं। पहला जो स्तर है वो प्रीलिम्स का स्तर है और दूसरा जो है वो मेंस है। अगर आप प्रीलिम्स पास करते हैं तो प्रीलिम्स पास करके मेंस में जाते हैं, मेंस का एग्जाम देते हैं और मेंस के एग्जाम देने के बाद में आपको इंटरव्यू नहीं देना है, इसी के आधार पर सिलेक्शन हो जाता है। प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं वो सिलेक्शन में आपके नहीं जुड़ते हैं, उसको केवल छटनी करने के लिए लिया जाता है, इससे पता किया जाता है कि आप मेंस देने लायक हैं या नहीं है। प्रीलिम्स के अगर हम पैटर्न की बात करें कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, तो प्रीलिम्स में 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं ये। पर क्वेश्चन जो मार्क्स होते हैं पर क्वेश्चन ये 2.5 होते हैं। टोटल मार्क्स अगर आप देखेंगे
तो टोटल मार्क्स आपके हो जाते हैं 300। और इन 300 मार्क्स के आधार पर 120 प्रश्नों के आधार पर आपकी प्रीलिम्स की मेरिट बनती है और इसी के आधार पर मुख्य परीक्षा मेंस के लिए आपका सिलेक्शन होता है। टारगेट क्या होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आप करके आए तो आपका सिलेक्शन हो जाए। लास्ट ईयर जो पेपर आया था स्तर उसका काफ़ी अच्छा था। किसी भी रूप में यूपी पीसीएस का जो पेपर होता है प्रीलिम्स का या आरओ का पेपर होता है समीक्षा अधिकारी का, तो उससे कमतर आप इसको नहीं आंक सकते। 120 क्वेश्चन 2.5 घंटे में करने हैं, 2.5 मार्क्स का है और निगेटिव मार्किंग इसके साथ में है। निगेटिव मार्किंग 1/3 है। अगर उस लेवल का पेपर आया जैसा पिछले सालों में पूछा जाता रहा है या पिछले साल जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ जिसमें पूछा गया है पीसीएस के लेवल का आरओ के लेवल का पेपर, तो आपको 75 जो है कम से कम क्वेश्चन टारगेट करके चलना चाहिए कि इतने क्वेश्चन हमको हर हाल में करना है। इतने से कम क्वेश्चन अगर आप काट पीट के करके आते हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। कट ऑफ जो लास्ट ईयर गया था वो 60 के करीब गया था। कुछ लोगों का जो कैटेगरी का कट ऑफ था वो और कम गया था, लेकिन इतना टारगेट अगर आप रख के चल रहे हैं, मान लीजिए 120 में आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 100 क्वेश्चन में आपके 15 क्वेश्चन गलत हो गए तो 15 ये घटे 85 बचा और 85 में ये 15 का निगेटिव मार्किंग होगा यानी कि बाय 3 इसको करेंगे तो 5 क्वेश्चन और घट जाएंगे 80। अगर आपने ऐसे 90 किए हैं और 90 में आपके 12 क्वेश्चन गलत हो गए तो इसमें से 16 कम हो जाएगा 74 आ जाएगा। तो तैयारी टारगेट जो है आपका वो 75 क्वेश्चन का होना चाहिए और अगर आप इतना टच कर ले जाते हैं, इतना कर ले जाते हैं तो आप प्रीलिम्स एग्जाम पास कर गए और आप प्रवेश करते हैं मेंस एग्जाम में जहां से आपका सिलेक्शन होना है। मेंस एग्जाम को भी हम देख लें कि ये कितने भागों में ये एग्जाम हम बांट सकते हैं। मुख्य रूप से इसमें 2 ही पेपर हैं। एक पेपर इसमें जीएस का है, जीएस के साथ में दूसरा जो पेपर है यहाँ पर वो हिंदी, ये पहला पेपर आपका हो गया। दूसरा जो पेपर है वो हिंदी और एसए का है। क्या क्या इसके हिंदी के टॉपिक में है, क्या क्या जीएस के टॉपिक में है, इसको हमको देखना है। और मैंने अभी प्रीलिम्स का सिलेबस इसलिए नहीं डिस्कस किया है क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इन्होंने एक ही सिलेबस रखा है। उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन सी किताबें हमको पढ़नी चाहिए जिससे हमारा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का पूरा कोर्स अच्छे से कवर हो जाए, हमारी तैयारी हो जाए। क्योंकि ये मेंस का जो एग्जाम होता है ये सब्जेक्टिव एग्जाम होता है। यहाँ पर आपको लिखना भी होता है, यहाँ पर आप केवल ऐसे ही पढ़ के काम नहीं चला सकते, यहाँ पर आपको लिखना है। और जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। अब चलिए हम चलते हैं सिलेबस पे। सिलेबस देखने के बाद में हम बुक की बात करेंगे, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है जिससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों आपका कवर हो जाए और आप इस एग्जाम को पास करने के हर स्थिति में, चाहे कितना कठिन पेपर आए, पास करने की स्थिति में आप आ जाएं, आसानी से इसको आप कर सकें। तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है इन्होंने 300 मार्क्स का, मैंने जैसा आपको बताया कि 300 मार्क्स का यहाँ पर इन्होंने ये दिया हुआ है और इसमें टोटल ये 11 टॉपिक विभाजित करके दिए हैं। जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल important events, general intelligentsia including logic and reasoning और specific knowledge regarding education, culture, agriculture, industry, trade, living and social tradition of UP और elementary mathematics up to class 10th level, arithmetic, algebra and geometry। ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें अगर हम बांटें कि कितने कितने क्वेश्चन किस सेगमेंट से आते हैं, आप मान के चल सकते हैं 15 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के, लगभग हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट और कल्चर इसको मिला के 25 क्वेश्चन के करीब आपको मिल जाएंगे, 25 से थोड़ा सा कम। और साइंस में 15 से कम ही पूछा जाएगा, 12 से 13 क्वेश्चन आप रख सकते हैं और हिस्ट्री में आप 22 क्वेश्चन रख लीजिए। इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स और ट्रेड सब कुछ करंट वगैरह सब मिला के, या करंट को आप अगर अलग रखें तो इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा। पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, यहाँ से आपको लगभग 10 प्रश्न मिल जाएंगे, इसमें सारा एनवायरनमेंट और सब कुछ हो जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, यहाँ से आप उम्मीद कर सकते हैं 18 सवाल के आसपास की कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
और करेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, करंट अफेयर से जो प्रश्न पूछे जाएंगे कम से कम 20 प्रश्न, इससे कम नहीं पूछे जाएंगे, इनकी संख्या 25 भी जा सकती है, 25 के आसपास आप लिख लीजिए। और ये जो मैथ्स और रीजनिंग है इन दोनों से मिला के आपको 15 सवाल मिलेंगे, और स्पेसिफिक 15 से कम भी इसमें मिल सकते हैं, 12-13 भी मिल सकते हैं, लेकिन 15 मैक्सिमम है। और जो यूपी का आपका रीजनल नॉलेज है इससे भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि 5 से 10 सवाल, 7-8 सवाल इससे मिलेंगे। मोटे तौर पर आप इसको कैलकुलेट करें तो 34 और ये 37, 47 और यहाँ पर ये 18, तो ये 65 हो गया, और 65 और 25 तो ये हो गया 90, और ये देखिए ये 15 और 8 तो ये 113, 113, ये मोटा मोटा यहाँ पर ये कैलकुलेशन आ रहा है। 7 क्वेश्चन और भी इसमें ऐसे ऊपर नीचे हो जाएंगे, और वो आप, हाँ, पॉलिटी का जो सेगमेंट यहाँ पर बचा हुआ है, पॉलिटी से लगभग आपको 7-8 सवाल मिलेंगे, ये हमने जोड़ा नहीं था। तो ये 120 प्रश्नों का पूरा सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। इसके लिए कौन सी किताबें पढ़ें, उसके पहले हम चलते हैं मेंस के सिलेबस में। मेंस का जब सिलेबस आप ओपन करेंगे तो 200 मार्क्स का यहाँ पे जीएस आपको दिया जाएगा, और इसका जो मार्क्स है वो 3 आवर का ये पेपर होगा, और ये जो क्वेश्चन पेपर होगा ये आपका 120 मार्क्स का है, और साथ में यहाँ पर ये क्वेश्चन 120 सॉरी लिखा हुआ है, मार्क्स तो इसमें 200 है। 120 क्वेश्चन यहाँ पर नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ है, ये आयोग का ही नोटिफिकेशन है लेकिन ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पर आपसे 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक वेरी शॉर्ट, दूसरा शॉर्ट, और तीसरा आप कह सकते हैं लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन लगभग 150-200 शब्दों में आपको लिखने हैं, 200 शब्दों की तैयारी जब आप करते हैं। जो वेरी शॉर्ट होते हैं वो 50 शब्दों में आपको लिखने होते हैं, उससे भी कम शब्दों में वाले 20 शब्द वाले भी आपसे पूछे जाते हैं। यानी आपकी जो तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि पैटर्न ये लगभग क्लियर है, लेकिन आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो हर एक क्वेश्चन की लगभग 100-150 शब्दों के बीच की तैयारी होनी चाहिए। 100 शब्दों में तैयार है तो उसको आप 50 शब्दों में भी लिख लेंगे, और साथ में आप लिख लेंगे उसको 150 शब्दों में, 200 शब्दों में भी लिख लेंगे, और वेरी शॉर्ट पूछा जाएगा तो 20 शब्द का, तो वो भी आप कर लेंगे। दोनों सिलेबस में बहुत कुछ अंतर नहीं है, वही टॉपिक सेम यहाँ पर दिए हुए हैं, थोड़ा बहुत आपको लैंग्वेज में अंतर मिलेगा। एक चीज यहाँ से केवल हट गई है, और वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का बेसिकली अंतर है, जो रीजनिंग और मैथ्स है वो यहाँ पर मेंस के सिलेबस में आपको नहीं मिलेगी, बाकी सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है आपको, ये जो पूरा सिलेबस है, इस सिलेबस को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों तैयार हो जाए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो केवल प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं, मेंस में नहीं पूछी जाती, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं 70% जो प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ बुक्स आपको बताना चाहता हूं जिनके आधार पर, जो ठोस सब्जेक्ट हैं उनके आधार पर उनकी तैयारी अगर उन किताबों के माध्यम से आप करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। अगर हम बुक लिस्ट की बात करें कि इसकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। अब हिस्ट्री यहां पर जो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, तो प्रीलिम्स में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप पुराने पेपर करते हैं, कहीं से प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, काम चल जाएगा। लेकिन जब बात आती है मेंस में लिखने की, और खास करके मॉडर्न जो है वहां से प्रश्न ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ लेना चाहिए मॉडर्न इंडिया की, जो स्वतंत्रता संघर्ष स्पेक्ट्रम की है, और 1870 पूरा क्रांति उसमें दी हुई है। स्पेक्ट्रम की जो किताब आती है तो उसको आपको पढ़ लेना चाहिए। साथ में अगर आप चाहते हैं कि प्रीलिम्स भी तैयार हो जाए, तो आप केवल एक किताब हिंदी मीडियम में आती है, वो किरण पब्लिकेशन की हिस्ट्री की, तो इतिहास की किरण आप ले लीजिए और इससे तैयारी कर लीजिए। इन दोनों को मिला के काम भर का आपका हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर और वो सारी चीजें आप अलग से पढ़ने से बचिए, उसके लिए कुछ छोटा मोटा नोट्स आप पढ़ सकते हैं। लेकिन स्पेक्ट्रम की अगर आप आर्ट कल्चर भी पढ़ने लगे तो बहुत ज्यादा प्रश्न वहां आपको इससे नहीं मिलने वाले हैं। उसके लिए कुछ छोटी सामग्री का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर की अगर आप सिंघानिया पढ़ने लगे, नितिन सिंघानिया, तो वहां से भी आपको बहुत बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जीएस का एक ही पेपर है और उसमें एक क्वेश्चन कोई आर्ट एंड कल्चर से आएगा, तो इतना नहीं, बेसिक कहीं से कोई छोटा नोट्स लेके उसको कर सकते हैं, या जितना इस किताब में दिया हुआ है उस ज्ञान के आधार पर थोड़ा सा एलिब्रेट करके आप इसको कर सकते हैं।
अब बात आती है दूसरे सब्जेक्ट की, ज्योग्राफी की। ये 100% सक्सेस होने वाली स्ट्रेटजी है। इसको अगर आप मानेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों आपका साथ में तैयार होता चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हिस्ट्री के बाद में ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जहां से प्रश्न प्रीलिम्स में भी आएंगे, मेंस में भी आपसे 2-4 सवाल इससे भी पूछे जाएंगे हर हाल में, क्योंकि एक ही पेपर है, सारे सब्जेक्ट इसमें पूछे जाने हैं। तो किसी भी एक सब्जेक्ट से ऐसा मत सोचिएगा कि 10-10 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो भी प्रश्न आएंगे उनको अगर आप करेंगे तभी तो आपकी सारे क्वेश्चन हो पाएंगे, सारा पेपर हो पाएगा। तो यहां पर आपको क्या पढ़ना चाहिए, इसमें लिखने और पढ़ने दोनों के लिए बहुत उपयोगी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की 11th एंड 12th की किताब, मानव भूगोल भी पढ़ लीजिए और भारत का भूगोल और भौतिक भूगोल, ये किताब आप पढ़ लीजिए। इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूरा आपको लिखने की, जितने शब्दों में लिखने की जरूरत है, जितना टॉपिक कौन सा कितना कवर करना है, ये सब कुछ पूरा आइडिया आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा। एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ना चाहते तो महेश बर्णवाल की जो किताब आती है, महेश बर्णवाल ये वाली किताब आप पढ़ लीजिए, उससे पूरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का टॉपिक कवर हो जाएगा। मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे बैच से जो लोग जुड़े थे लास्ट ईयर भी, तो उन लोगों को ये बड़ा आसान लगा क्योंकि प्रैक्टिस हमने खूब करवाई थी। ठीक है, अब बात आती है अगला सब्जेक्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है पॉलिटी। पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, पॉलिटी सब्जेक्ट की अगर पूरे भारत में हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम की एक किताब कोई पूछी जाए तो वो है एम लक्ष्मीकांत। अगर आप एम लक्ष्मीकांत को सही से पढ़ लेते हैं तो कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, वो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, कुछ भी आप देने जा रहे हैं, पॉलिटी में इससे बाहर कुछ आपसे नहीं पूछा जाना है, इससे बाहर कुछ तैयार ही नहीं करना है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए, जैसे अब किताब धीरे धीरे ये मोटी हो गई है, पहले किताब थोड़ी सी पतली थी, लेकिन जैसे जैसे अब एग्जाम्स का नेचर चेंज हो रहा है या जैसे जैसे चीजें अपडेट हो रही हैं, अमेंडमेंट हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो हर जगह उनको शामिल करते हुए किताब को और रिच बनाया गया है। तो लक्ष्मीकांत की किताब अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसमें प्रीलिम्स साथ में आपका मेंस पूरा कवर हो जाएगा, इसमें इससे बाहर कुछ नहीं। और मेरा कहना है कि आप एक बार अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिशन दे रहे हैं तो लक्ष्मीकांत को पढ़ ही डालिए। अगर आप शॉर्ट में जाना चाहते हैं तो वाणी की किताब आती है, लेकिन वो प्रीलिम्स के लिए ठीक है, मेंस के लिए वो नहीं। इसके अलावा प्रीलिम्स को पास करने के लिए स्पेशली कुछ और करना पड़ेगा। पहले हम कॉमन चीजें देख रहे हैं, उसको आप पहले समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी कहां से कवर करें। इकोनॉमी जो पूछी जाती है प्रीलिम्स में वो करंट बेस्ड होती है, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर जब आप 6 मंथ का कवर करते हैं तो वहां से वो कवर हो जाती है। इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आप किसी भी बुक को उठाइए, उससे पढ़िए, और उसका जो कठिन वाला पार्ट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, मरनाल का वीडियो है, मरनाल सर का, तो वहां से भी आप उसको कवर कर सकते हैं। वो बिल्कुल अलग है, बढ़िया वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो उसको आप करके वहां से कवर कर लीजिए, या आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो किताब आती है, जैसे अगर आप थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ और पेपर में जो जो पूछा जाता है सब कुछ कवर करना चाहते हैं, तो एक किताब है एस.एन. लाल सर की, उसको ले सकते हैं। उसमें लगभग सब कुछ दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था का, उससे आप कवर कर सकते हैं, बढ़िया किताब है। बाकी वाणी की किताब भी आती है, लेकिन ये फैक्चुअल ज्यादा है, और फैक्चुअल ज्यादा होने के कारण वो थोड़ा सा तैयार करना मुश्किल हो जाता है। बाकी यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो करंट अफेयर बेस्ड ही पूछे जाएंगे। अगर इस सेक्शन को आप बुक ना पढ़ के वैसे भी करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत समझ आपकी है कि राजस्व घाटा किसे कहते हैं, है ना, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, अगर ये सारी चीजें आप समझ जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ आपको नहीं होने वाली है। तो ये आप वैसे भी कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर में जो चर्चित मुद्दे होते हैं उनको साथ में लेके चलते रहिए, बाकी कुछ आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है। अब जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का पोर्शन है, ज्योग्राफी के साथ भी आप कर सकते हैं, या फिर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए प्रीलिम्स में जहां तक जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी 5-7 सवाल इससे आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखेंगे, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर से ही पूरा ये कवर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसको हमको पढ़ना ही है बहुत अच्छे से, एक बार इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपको करना ही है, तो एक किताब आती है इराक बरूचा की।
इराक बरूचा की किताब में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दिया है, अपडेटेड बुक लीजिएगा। कभी भी ऐसे सब्जेक्ट जो डायनेमिक किस्म के हैं उनकी पुरानी बुक कभी मत खरीदिए। इतिहास की पुरानी बुक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एनवायरमेंट की, इकोनॉमी की, ये ओल्ड बुक आप कभी मत पढ़िए, क्योंकि ओल्ड बुक पढ़ने से नुकसान हो जाता है फायदा होने के बजाय, क्योंकि अपडेट होने वाली चीजें हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो क्या घोषित किया गया है, कहां पर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, यूपी की क्या स्थिति है। तो हो सकता है करंट में आपसे छूटा और वहां पे आपने गलत पढ़ लिया, पुरानी किताब है, तो इसको लेटेस्ट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी ओल्ड ईयर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करके प्रीलिम्स में ये कवर हो जाएगा, और मेंस के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बहुत बेसिक होंगे। और जैसे अब साथ में आपको मेंस जब इसका पढ़ना है तो जो रिपोर्ट्स हैं कुछ महत्वपूर्ण, जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, आईएमएफ की रिपोर्ट्स है, तो ये इकोनॉमी में भी काम आती है, एनवायरमेंट से रिलेटेड भी जो घटनाएं होती है उसमें काम आती है। जो बैठक होती है, G20 समिट हो रही है, उससे आप तथ्य निकालिए, उससे कुछ जिस्ट बनाइए, सार निकालिए और उसको तैयार करिए। तो ये प्रीलिम्स में भी काम आता है और मेंस में भी काम आता है। सतत विकास लक्ष्य आपको रटे होने चाहिए, 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, कौन सा किससे रिलेटेड है। और ये ऐसा मतलब सतत विकास लक्ष्य का जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है, जितने भी टारगेट हैं हमारे किसी भी देश के, चाहे भारत के हों, अमेरिका के हों, जर्मनी के हों, जापान के हों, कोई किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, एशियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, कहीं भी, तो जो टारगेट रखने हैं, जो वर्ल्ड लेवल के टारगेट हैं, उसको हम अचीव करना चाहते हैं, तो उनको अगर रखना है, तैयार करना है, तो उनकी जरूरत भी पड़ेगी। और अगर हर क्वेश्चन में आपने थोड़ा बहुत ये डाल दिया तो मजा आ जाता है, लगता है कि हाँ बच्चे ने अच्छे से रिलेट किया। बात आती है साइंस की। साइंस का मुख्य रूप से जो योगदान है, ट्रेडिशनल साइंस आपसे प्रीलिम्स में पूछी जाएगी। साइंस, अब साइंस पढ़ने के लिए आप बहुत मोटी मोटी किताबें भी पढ़ सकते हैं। साइंस पढ़ने के लिए आप चाहिए तो एनसीईआरटी 9th और 10th की पढ़िए, 11th 12th की नहीं पढ़ना है, लेकिन 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़ना भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल उतना हो सकता है ना रहे, जितना कि आप लूसेंट से साइंस को पढ़ लीजिए तो आपका आसानी से प्रीलिम्स हो जाएगा लूसेंट से। अब लूसेंट में एक साइंस की लूसेंट आती है, अगर उसको आप पढ़ पाते हैं तब तो मोर देन इनफ है, आराम से उससे आप पूरा कवर कर सकते हैं, यूपीएससी तक कवर कर सकते हैं, करंट अफेयर के मुद्दों को छोड़ के। पीसीएस में भी वो सब कवर हो जाएगा। और अगर आप उतना भी नहीं पढ़ सकते तो आप जो जीके की बुक में, लूसेंट की जो जीके, वहां पे जो साइंस दिया है उसको पढ़ लीजिए। लेकिन मैं कहूंगा एक बार लूसेंट की जो साइंस की बुक है उसको आप कवर कर लीजिए। जब मेंस की बारी आएगी तो मेंस में आपसे ट्रेडिशनल नहीं पूछा जाएगा, मेंस में आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पूछे जाते हैं। और साइंस टेक जो आपसे पूछा जाता है वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, जैसे कौन सी टेक्नोलॉजी, जैसे उसमें कंप्यूटर भी, विश्व का सब दूरतम गति वाला कंप्यूटर, भारत का कंप्यूटर, ये सब पूछ लिया जाता है। और आपसे जैसे जो रक्षा प्रौद्योगिकी है उससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी मैंने आपको बताया ही, जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, अगर कोविड चल रहा था तो कोविड के क्षेत्र में अगर कुछ नया आ रहा है तो उससे रिलेटेड, तो ये करंट अपडेटेड टॉपिक होते हैं, यहां से करंट के टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं, तो यहां बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया और पॉलिटी हो गया, ये मेन सब्जेक्ट हैं जो सारे हो गए। अब प्रीलिम्स और मेंस में अंतर क्या होगा? जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो आपका ध्यान किन चीजों पर होता है? जब प्रीलिम्स आप पढ़ते हैं तो आप कॉन्सेप्ट तो आप क्लियर करते ही हैं, साथ में कुछ फैक्ट्स भी आप रटते हैं, तैयार करते हैं, और साथ में आप एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज करने से जो डायमेंशंस प्रश्न होते हैं, कहां से कौन से टॉपिक्स से कैसे प्रश्न बनते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से, वो आपको पता चल जाते हैं कि इस टॉपिक में कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अलग अलग प्रकार के वो प्रश्न बनते हैं, जैसे डीपीएसपी से कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, भारतीय मानसून से कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे हिस्ट्री में आप जाएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री से कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो ये जब आप ओल्ड ईयर का क्वेश्चन बैंक लेके बैठते हैं और उसको करते हैं तो आपका ये कवर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? और जब मेंस का आप करते हैं तो मेंस में आपको ओल्ड ईयर का पेपर 1 साल का ही मिलेगा, लेकिन आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। और ये राइटिंग आप कहां से कर सकते हैं? जो पीसीएस मेंस का आपका पेपर हुआ है उससे भी आप ये राइटिंग कर सकते हैं। अब मेंस की आंसर राइटिंग जो आप पीसीएस के क्वेश्चन है उनको उठा के अगर कर रहे हैं तो उन्हीं से जीएस के प्रश्न आ जाएंगे। बस एथिक्स का पेपर आप छोड़ दीजिए, 4th पेपर यहाँ पे सिलेबस में नहीं है। तो 1st, 2nd, 3rd के जो क्वेश्चन हैं, लेटेस्ट जो एग्जाम्स हुए हैं, 2021 का पीसीएस का मेंस, 20 का
19 का, उन्हीं क्वेश्चंस को, वहां 4 पेपर है, एथिक्स छोड़ दीजिए, 3 पेपर के उन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। हमारा आंसर राइटिंग का फ्री ग्रुप भी एक चल रहा है और उसका हम दूसरा एक व्यवस्थित तरीके से चलाना चाह रहे हैं जिसमें मॉडल आंसर भी आपको दें सारा कुछ, तो उसको भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये सारा काम अगर आप चाहें तो अपने आप भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए। कैसे करेंगे? क्वेश्चन देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे। आजकल के जो 150 से 200 शब्द वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें जिस्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए, टू द पॉइंट लिखने की जरूरत है, भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है। तो प्रीलिम्स में कॉन्सेप्ट, फैक्ट, एमसीक्यूज, मेंस में आंसर राइटिंग तब जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेंस में आप ऐसे आंसर राइटिंग मत करने लगे, पहले उसको पढ़िए। आपको कुछ पता नहीं है, आपने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, लिखना है आप लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। बार बार जब आप लिखेंगे तो अपने ही आंसर में आपको प्रोग्रेस नजर आएगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी और आप अच्छा करने लगेंगे। अब ये जो बुक लिस्ट है, इसको फॉलो करके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आप कर सकते हैं। लेकिन प्रीलिम्स में कुछ चीजें और, जैसे ओल्ड ईयर क्वेश्चन बैंक, अगर आपने इसको नहीं किया, किसी भी पब्लिकेशन का आप लीजिए, घटना चक्र का आपको पसंद है उसको ले लीजिए, आपको यूथ का पसंद है आप उसको ले लीजिए, ये दोनों ठीक है, लगभग इसमें गलतियां कम रहती हैं। गलतियां हैं सब में, 100% सही कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जिनमें सबसे कम है वही बेस्ट है आपके लिए। तो चाहे यूथ का ले लीजिए, चाहे ये आप इसका ले लीजिए, घटना चक्र का। करना यह है कि आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज करने हैं, कितना भी आप पढ़ लीजिए। जैसे वही स्थिति होती है ना कि आपके घर में बंदूकें, तलवारें, लाठियां सब भरे पड़े हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो पता चला आपको चलाना ही नहीं आता है, क्योंकि आज तक आपने चलाया नहीं। किताबें आप रखे रहते हैं, किताबें आप पढ़ते हैं, दिमाग में आपके फैक्ट रहता है, सब कुछ आपको याद हो जाता है, आप ऐसा मानते हैं, आप ऐसा यकीन करते हैं, लेकिन ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस होता है। वास्तव में जब तक उसको यूज नहीं करेंगे, तलवार आपने बिल्कुल बढ़िया पैनी करके रख दी, आपने नहीं चलाई तो उसमें जंग लग गया। इसमें भी ऐसा ही होता है। जब आप एमसीक्यूज करते हैं तो आपको पता चलता है कि वास्तव में जो पढ़ा था उसका प्रश्न हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। पूरा डीपीएसपी सब तैयार है और पूछ लिया गया कि अनुच्छेद 47 का संबंध किससे है या फला टॉपिक किस अनुच्छेद से रिलेटेड है, पूरा डीपीएसपी तैयार है और उसके उद्देश्य ही पूछ लिए गए, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये डीपीएसपी है कि ये मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, इन सब में कंफ्यूजन हो रहा है। कहां से कौन सा अनुच्छेद कब से आपसे पूछा जाएगा, सारा अनुच्छेद आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये आपको बताएगा ओल्ड ईयर क्वेश्चन बैंक। लेटेस्ट तो आप करंट में पढ़ते ही हैं, बाकी ओल्ड ईयर क्वेश्चन बैंक आपको ये राह दिखाएगा। ये एक ऐसा आपका साथी है जो आपको वहां तक ले जाता है जहां से प्रश्न आते हैं। इससे बढ़िया साथी आपका प्रीलिम्स पास करने के लिए कोई नहीं हो सकता, मेंस के लिए भी, लेकिन प्रीलिम्स के लिए कोई भी नहीं हो सकता। खूब प्रैक्टिस, जिनको एग्जाम पास करना है वो जितना पढ़े उतना कम से कम प्रैक्टिस करें, उतने ही समय। अगर आप 3 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो मान के चलिए कम से कम 3 घंटे आप एमसीक्यूज करिए, आप इसको सॉल्व करिए, और ये मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं ये आपको राह दिखाएंगे। और जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो आपको डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, और नहीं डायरेक्ट मिलेंगे तो इनडायरेक्टली तो निश्चित तौर पर आपकी वो हेल्प करने ही वाले हैं। लाख कोई कहे कि अब पुराने क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, हम रिपीट के लिए आपको पढ़ने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता तो चलेगा कि प्रश्न आता कहां से आ, और वो जो प्रश्न आप कर लेंगे वो तो आपका तैयार हो गया, और उससे रिलेटेड कुछ भी आएगा, भाई सिलेबस से ही तो आएगा, तो आप कर लेंगे। और 100% कट आप कहीं जानी नहीं है। तो 3 पोर्शन, 3 कम से कम, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये 4 हैं, इनमें से 3 ऐसा होना चाहिए जहां पर आप 80% से ऊपर परफॉर्म कर पाए। बाकी फिर करंट अफेयर है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, ये सब छोटे छोटे पोर्शन है। अगर आप इसमें अच्छा करते हैं तो आपके लिए ये एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। लेकिन ये 3 ऐसा रखिए जहां पे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हो, वहां पे गलत होने की संभावना केवल 15-20% हो, बाकी सब सही हो। और बाकी में 50-50 कर दीजिए। 120 में 75 क्वेश्चन जैसे आपके बढ़िया हुए, कट ऑफ तो और कम जाएगा, 60 क्वेश्चन के करीब चला गया था लास्ट ईयर, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इन्हीं टॉपिक्स पे कुछ ना कुछ लिखते रहिए। आप अभी से लिखते रहेंगे तो आपकी जो हेजिटेशन है वो दूर होगी, कमियां दूर होंगी। हिंदी निबंध, हफ्ते में 1 निबंध आप लिखिए। हिंदी का जो सिलेबस है आप उसको कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं, जब आपका प्रीलिम्स पास होगा तब आप पढ़ लीजिएगा, कोई वो नहीं है, लेकिन निबंध और जीएस को साथ में लेके चलिए। तो ये पूरा एक आपका सिलेबस हो गया, आपका बीओ के एग्जाम के बारे में एक बुक लिस्ट भी आपकी हो गई।
इस बुक लिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। और ये ओल्ड ईयर क्वेश्चन बैंक के साथ में आपको रखना क्या है, एक नोटबुक आपको बनानी है। नोटबुक आप दो तरीके से बना सकते हैं, मोटी नोटबुक लेके उसी में कई पार्ट कर दीजिए, क्योंकि कई नोटबुक कैरी करना, जैसे आप कभी बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी आपका मन किया छत पे बैठ के शाम को पढ़ रहे हैं, तो उसको ले जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो एक ही में आप पार्टीशन कर दीजिए, वो हो जाए तो दूसरे फुल हो जाए तो दूसरी आप बना लीजिए। और इसमें साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके लिए 100 पन्ने ऐसे बांट दीजिए। मोटी नोटबुक लाइए और जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं उनको इसमें जो कठिन लग रहा है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने किया, 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, अब 10 में से 5 आपको बिल्कुल नहीं आते थे, उनको आप नोट कर दीजिए। कोई शर्म की बात नहीं है, 5 ना आना शर्म की बात नहीं है। इसको एक्सेप्ट करना कि हमको नहीं आता है, ये शर्म की बात है। इसको आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हमको नहीं आता है, तो आप आगे तैयार कर लेंगे। तो इसको हर तरीके से आप तैयार करने की कोशिश करिए। अगर यहां से काम चल जा रहा है एमसीक्यूज वाली बुक से तो ठीक है, नहीं तो आप जाइए नोटबुक पे। आपको नोटबुक से क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पेपर से नोटबुक पे जाना है। ऐसा नहीं है कि केवल आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो नोटबुक को अब नहीं छूना है, कसम नहीं है। और नोटबुक पढ़ रहे हैं या टेक्स्ट बुक आप कोई पढ़ रहे हैं तो इधर नहीं आना है, दोनों को एक दूसरे तक ले जाना है। एक आपको राह दिखाएगा, दूसरा आपको मटेरियल देगा। एक साध्य है, एक साधन है। और साध्य आपको जब पेपर आप देखेंगे तो आपको बताएगा कि किस रास्ते से होके जाना है, और साधन जो आपकी किताबें हैं, जो क्लासेस हैं, जो नोट्स हैं, जो आपने नोट किया है, जो आपने कहीं किताबों में अंडरलाइन किया है, कहीं से कुछ पढ़ा लिखा है। अब बात आती है कि करंट अफेयर कैसे कवर करें, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। कोई भी जब एग्जाम होता है तो कम से कम 6 मंथ का करंट अफेयर आपको कवर करना होता है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ते चलिए, फिर मंथली, जैसे हमारे चैनल पे भी मंथली हम लोग जारी करते हैं, यूपी का अलग जारी करते हैं और टोटल हम अलग जारी करते हैं, तो आप उसको देख लीजिए। लेकिन एक न्यूज़पेपर जरूरी है। न्यूज़पेपर क्यों जरूरी है? न्यूज़पेपर से आपका प्रीलिम्स का जो करंट अफेयर है वो तैयार होगा, मेंस का करंट अफेयर आपका तैयार होगा। कोई भी चर्चा में कोई चीज है उसको काट के रख लीजिए। मोबाइल के भरोसे मत रहिए कि उसमें गूगल कर लेंगे, याद ही नहीं आएगा कि क्या हमने सोचा था गूगल करने, उसी समय काट के रख लीजिए। एक कॉपी बनाइए, फाइल बनाइए, उसमें चस्पा कर लीजिए, उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन वहां पे लिख लीजिए। और साथ में आपका जो आर्टिकल है, जो आर्टिकल वाला पेज होता है, संपादकीय जो होता है, तो आर्टिकल से आपकी एस्से राइटिंग अच्छी होगी। इस आर्टिकल से आपका जीएस का जो लेखन है वो अच्छा होगा। आईआर पे जो लेख आते हैं, इकोनॉमी पे लेख आते हैं, हर चीज पे, मानसून आएगा उस पे लेख आएंगे, कृषि और मानसून को जोड़ के लेख आएंगे, तो जीएस का भी ये टॉपिक हो जाएगा। इस तरीके से आप तैयारी करिए। बाकी हमारे साथ जुड़ के भी आप तैयार कर सकते हैं। हम जल्द ही इसका प्री कम मेंस बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें लास्ट ईयर की तरह जैसे 5-6 सिलेक्शन हुए थे, जीआईसी में जैसे प्रैक्टिस करके सिलेक्शन हुए, आरओ में लास्ट ईयर्स में जितने सिलेक्शन हो चुके हैं, पीसीएस में हो चुके हैं, आप इससे जुड़ के इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके खुद भी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप बताइएगा, लोगों को, दूसरे लोगों तक पहुंचाइएगा। अगर कोई आपको सुझाव लगता है कि देना जरूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।